Hello viewers, we are all here together again with a new video Nationalism in India. आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की जो हमने नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का कंटिन्यूएशन बनाया है। मैंने आपको पहले भी बताया था ये चैप्टर हिस्ट्री में सबसे इजी है और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आप इससे लिंक्ड हैं। बचपन से आप इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते और सुनते आए हैं। चलिए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। सबसे पहले बात करते हैं साइमन कमीशन की। एक स्टैट्यूटरी कमीशन बिठाया गया सर जॉन साइमन के अंडर, इसीलिए इसका नाम था साइमन कमीशन। और उससे बात की गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। लेकिन लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हमारे को चाहिए या उसमें कुछ बेटरमेंट होने वाला है। प्रॉब्लम ये थी कि उस पूरी कमेटी में कोई भी इंडियन पार्ट नहीं था। All the members of the commission were Englishmen and there was no Indian in it. So it did not provide any hope of Swaraj to Indians. So Mahatma Gandhi gave the call for civil disobedience movement. He chose salt as a symbol of unity of the nation. He declared that the salt tax imposed was the most inhuman act that the ingenuity of the man could devise. Basically सॉल्ट एक हमारी बेसिक नीड थी, तो ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर भी अच्छा खासा टैक्सेशन लगाया हुआ था और मोनोपोली के राइट्स रखे थे, यानी कि सिवाय उनके कोई भी और इसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था। तो ये एक इनह्यूमन एक्ट था क्योंकि विदाउट सॉल्ट तो कोई एक गरीब भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसे भी खरीदना ही पड़ेगा और बहुत सारा टैक्सेशन जो था वो ब्रिटिश इकोनॉमी और उनके शेयर में चला जाता था। Before starting the movement on 31st January 1930, he wrote a letter to the वाइसरॉय लॉर्ड एरविन। उन्होंने 11 अपनी डिमांड्स रखी, जिसमें से एक जो था वो सॉल्ट के लिए भी उन्होंने अपनी प्लिया में लिखा कि हमें ये चाहिए। अब सॉल्ट क्यों चाहिए था वो हमने डिस्कस किया कि मोनोपोली थी, गरीबों को मिल नहीं रहा था और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उन्हें ये बेस्ट तरीका लगा जिससे कि लोगों को यूनाइट किया जा सके। इट विल बी अ कॉमन कॉज फॉर ऑल, सभी के लिए ये कॉमन कॉज था। सॉल्ट मार्च बहुत ही फेमस मार्च है, डांडी मार्च, हम सब ने इसके बारे में सुना है और काफ़ी बार इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है। March 12, 1930, Gandhiji marched with the staff in hand from Sabarmati Ashram on his famous Dandi March with 78 followers. Walked 240 kilometers to illegally manufacture salt. क्योंकि उस समय ये लीगल नहीं था। आज हम लोग सॉल्ट को खा रहे हैं तो हमें इतना इजीली एक्सेसिबल है, फ्रीडम है, सो हम इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते। बट अगर हम एक बार उसको सोचें, समझें कि अगर आपको अपनी मर्ज़ी से सॉल्ट भी यहाँ मिले और उस पर बहुत हाई टैक्सेशन पे करना पड़े, आप सोच सोच कर ख़रीदो उसे, तो इट इज़ अ पेनफुल एक्सपीरियंस। Thousands greeted him wherever Gandhiji passed. Women paid tribute to him by spinning yarn on their charkhas. Newspapers carried day-to-day report of the effect of Gandhiji's speeches on the villages he passed through. It is said that 300 Gujarat officials resigned their posts in answer to Gandhiji's appeal. On 6th April 1930, Gandhiji reached Dandi, very popular place. आपके मैप वर्क के हिसाब से भी it is a very very important 1 mark question. A small village on the Gujarat sea coast. The ceremonially broke the salt law by boiling water and manufacturing salt. The golden moment in the history of the Indian nationalist movement, a pinch of salt that shook a mighty kingdom. ये एक शुरुआत थी जो मैं बार बार बताती हूँ कि हर कोई अपने छोटे छोटे कॉजेज़ के लिए लड़ रहा था, पर गांधी जी को ये कॉज एक कॉमन कॉज मिला जिससे लोगों ने फुल हार्टेडली एक सेंट्रल आइडिया के साथ पार्टिसिपेट किया। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगैन दिस गेस्चर। डिफरेंस क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में? द फर्स्ट मूवमेंट अटेम्प्टेड टू ब्रिंग द गवर्नमेंट टू अ स्टैंडस्टिल बाय नॉन कॉपरेशन विद द administration. The second civil disobedience movement aimed at paralyzing the government by performance of illegal acts. Thousands in different parts of the country violated the salt law and they demonstrated before the government salt factories.
Not only salt laws were broken, boycott of the foreign goods, and liquor shops were also there, which were picketed. Women, students, and youth played a major role in the boycott. Peasants refused to pay taxation, revenue, and chowkidari taxes. All these were refuted back. So basically, everyone was now active. हर कोई चाहता था कि वो किसी न किसी तरह से इकट्ठे होकर ब्रिटिशर्स से ये अच्छी तरह से कन्वे कर दें कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट देम एनी मोर. How participants saw the movement. Swaraj meant to different social groups who joined the civil disobedience movement. हर किसी का अपना ही एक मीनिंग था. स्वराज भी हमें मालूम है. स्वराज का मतलब है स्वराज. दैट मीन्स अपना राज्य, अपना राज, अपने राज्य पर अपना राज. दैट मीन्स नो अदर अथॉरिटी और फॉरेन अथॉरिटी इज imposing or interfering in your government's activities. Many activists were the rich peasant communities like the Patidars of Gujarat and Jats of UP. They were mostly producers of commercial crops. Badly affected by trade, depression and falling prices, hence they could not pay the revenue demands of the government. Government refused to reduce the tax. Natural. They never had welfare in their mind for the Indians. It was only the exploitation part. सिर्फ exploitation से मतलब था उन्हें. Resulted in peasants joining the national movement. The poor. Depression made them unable to pay the rents to the landlords. Their own income dwindled swiftly. That means उनका अपना भी जो पुअर का स्टेटस था वो बहुत ख़राब था. They wanted Congress to help them in getting their unpaid rent remitted. तो जो पुअर थे वो लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं दे पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर हर कोई अपने छोटे टास्क के लिए काम कर रहा था. जैसे कि कांग्रेस से वो चाह रहे थे कि हमें जो रेंट नहीं मिल पा रहा है वो रेंट मिल जाए, लेकिन पुअर का यहाँ पे कोई भी रोल जो था जस्टिफाई नहीं हो रहा था. द बिजनेस क्लासेस. द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट and merchants had made huge profits during the First World War. Because फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारा जो इम्पोर्ट बाहर से आता था वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यूरोप वॉज बिजी मेकिंग देयर ओन कमोडिटीज़ फॉर द वॉरफेयर. सो दे वर नॉट मैन्युफैक्चरिंग फॉर देयर कॉलोनीज टू सेल. तो यहाँ पर जो बडिंग इंडस्ट्रीज थी उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला एंड दे कुड प्रोड्यूस एंड फ्लरिश. They now reacted against colonial policies that restricted their trade. और उन्हें मालूम था कि ब्रिटिश जो है वो इस समय मुश्किल में है, तो उन्हें कहीं ना कहीं हमारी बात भी सुननी चाहिए. They wanted to protect against import of फॉरेन गुड्स. फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट उनको प्रोटेक्शन चाहिए था कि हम मैन्युफैक्चर करें और बाहर से भी गुड्स वही वाले आ जाएं, तो फिर मार्केट में एक्सेसिव होने की वजह से उन्हें अपना सही प्राइस नहीं मिल पाएगा. A rupee sterling exchange ratio that would discourage imports. They formed Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of the Indian Chambers of Commerce and Industry in 1927. G.D. Birla and Purushottam Das Thakurdas attacked colonial economic policy and supported the movement, gave it financial assistance, refused to buy or sell foreign goods. But the failure of the Round Table Conference curbed the enthusiasm. They were worried about socialism among the youth as it would prolong the disruption of the business. इंडस्ट्री का अपना रोल था, वो अपनी डिमांड्स कर रहा था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट था कहीं ना कहीं हर कोई जो पार्ट था सोसाइटी का वो अपना रिप्रेशन दिखा रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटिश को जोल्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ रहा था. इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, यहाँ क्या इम्पैक्ट था वो हम देखते हैं. डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सेप्ट नागपुर. They adopted Gandhian ideas, boycott the foreign goods as a part of their own movement against low wages and poor working conditions. There were strikes, railway workers, dockyards. यहाँ पर भी हमें स्ट्राइक्स देखने को मिली. Thousands of workers in Nagpur took part in letter and boycott campaigns, but the Congress was reluctant to include workers' demands in their struggle as it alienated the industries.
Women and the civil disobedience movement. 1930 was the year when women entered the struggle for independence on a massive scale. During Dandi March also, the role of women was quite prominent. Eager participation in protests, marches, picketed foreign cloth and liquor shops. इन सभी जगहों पर वुमेन ने आगे होकर पार्टिसिपेट किया एंड रोल वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव. डॉर्मेंट या पैसिव रोल नहीं था. Urban areas, they came from high caste families. Rural areas, they came from rich peasant houses. Before 1930, जो वुमेन थी they had never stepped out of the house. But civil disobedience movement में जो उनको मौका मिला बाहर आने का, Congress did not encourage them or give them any important post within the organization. Basically, they were of the thought that the society should keep the women inside their houses only. But ऐसा नहीं था कि कोई बाहर आ गया है तो उस पर कोई ना कोई हार्श वर्ड्स या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हो. नहीं, दे वर टेकन एज अ पार्ट ऑफ द मूवमेंट. द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. In the 1930 campaign saw one social group who did not actively participate in it. Problem क्या थी? The untouchables or called Dalits were oppressed. Mahatma Gandhi called them Harijans, declared that India would not achieve Swaraj for hundreds of years if untouchability was not completely eliminated. बहुत काम किया गांधी जी ने इस बारे में भी, और उन्होंने सत्याग्रह भी लॉन्च किए और उन्होंने उनकी बहुत टेक केयर भी की, उनको हरिजन्स भी टर्म दी. बट प्रॉब्लम ये हुई कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी कि हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, और इस वजह से काफ़ी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आया और हमारी मूवमेंट्स को एक सिंगल हैंडेड यूनिफाइड एफर्ट नहीं मिल पाया. Dalits wanted political solution for their problems. Dr. B.R. Ambedkar, the leader of Dalits, formed an association in 1930 and it was called as Depressed Class Association. He clashed with Gandhi at a second round table conference और इसी वजह से उसका कोई भी आउटकम नहीं आ पाया. They demanded reservation of seats in educational institution, separate electorate to choose their own candidate to the legislative council. They wanted to solve their social problems in their own way. Gandhiji began to fast unto death. He believed that Dalits would never be integrated into the society if they get separate electorate. Basically उनका कहना ये था कि अगर आप उन्हें आज स्पेशल स्टेटस दे देते हैं तो वेरी नेचुरल वो आप जस्टिफाई कर रहे हो कि they are backward, they are not the part of mainstream of the society. Reservation means you first declare that part of the society as backward, as Dalit, as Harijan. So he wanted that everyone should not indulge in all these kind of divisions of the society but target only for the freedom of the country. वो चाहते थे कि सब इकट्ठा होकर फ्रीडम के बारे में एफर्ट्स डालें और उसके बारे में ही सारे एक्शंस लें. सिम्बल्स, दे वर द मेजर पुशिंग फोर्स. हमने नेशनलिज्म इन यूरोप में भी देखा, एलेगरी टर्म, दैट पर्सोनिफिकेशन ऑफ द मदरलैंड. सेम हमने यहाँ पर भी देखा, इंडिया में भी जो आपकी कंट्री थी उसको पर्सोनिफाई किया गया, एक वुमेन फिगर में उसको रिप्रेजेंटेशन मिला इस टाइम पीरियड में, और उसके लिए ये इमेज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. सर्टन फिगर्स एंड इमेजेस बिकेम द आइडेंटिटी ऑफ नेशन, जैसे लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यूएसए में है. भारत माता वॉज द नेम दैट वॉज गिवन एट दैट टाइम. और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्रिएटेड द इमेज इन हिज सॉन्ग वंदे मातरम, एंड song was sung by people of Swadeshi movement. Abindranath Tagore painted Bharat Mata as calm, composed, divine and a spiritual figure. It became a symbol of nation for whom people were ready to sacrifice and die. Folk song and folklore. बहुत सारा जो हमारा पॉपुलेशन था वो अनएजुकेटेड था, तो उसमें जो रीजनल लैंग्वेजेस में फोक सॉन्ग्स थे या फोकलॉर्स थे, उन्होंने एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया लोगों को मोटिवेट करने का नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए. इसीलिए हमें मालूम है, क्लास 8 में भी हमने पढ़ा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था कि रीजनल लैंग्वेजेस में
मैसेजेस कम से कम कन्वे हो लोगों तक और उनको पेट्रियाटिज्म और नेशनलिज्म की फीलिंग से दूर रखा जा सके. सो दे ऑल्सो बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशन एंड रिवाइव पीपल्स प्राइड इन देयर कल्चर. Nationalists like Rabindranath Tagore, Natisa Sastry, completed song ballads, myths and folklore. The latter published the folklore of Southern India. ये 1 marker questions भी बनते हैं. और जो हमने पीछे पढ़ा था that who composed the song and Anand Math who wrote, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्कर की कैटेगरी में फॉल करते हैं. बट द क्वेश्चन ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस जो ये टॉपिक है, ये उसका सब पार्ट है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैठता है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 5 मार्क्स. और कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या है कि हम बहुत सारे लोगों को एक जैसा फील करा सके और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, अपना जो एसोसिएशन जो लोगों का था अपने नेशन के प्रति कैसे क्रिएट हुआ, किन चीज़ों की वजह से क्रिएट हुआ, उसी में ये सिम्बल्स, फोकलोर, ये सब कुछ उसी का पार्ट है. तो इट ऑल्सो बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आइकन्स एंड सिम्बल्स वर यूज्ड इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायरिंग देम. स्वदेशी मूवमेंट्स इन बंगाल, द ट्राई कलर फ्लैग, ये आपको पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करनी है चीज़ें, जैसे भारत माता की इमेज, फोकलोर, अब जैसे ट्राई कलर फ्लैग. दीज वर ऑल द थिंग्स यू शुड मेंशन प्रॉपरली इन ऑल योर 5 points so that you get good score. Then in 1921, Gandhiji designed the Swaraj flag, tricolor red, green and white, and had a spinning wheel in the center representing Gandhian ideals of self-help. Reinterpretation of history. Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently. They wrote about the glorious development in ancient times when art and architecture, science and mathematics, religion and culture, law and philosophy, craft and trade had flourished. The nationalist historians urged the leaders to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable conditions of life under British rule. So basically इंडियंस चाहते थे कि हमेशा उनको स्लेव्स जैसा स्टेटस, और सेंचुरीज से दे हैव बीन इन्वेडेड 1 and टाइम्स अगेन एंड अगेन, तो उस स्टेटस से हटाकर जो हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स थी उन पर टारगेट किया जाए और हमारी हिस्ट्री को बहुत ही एक्सप्लोर करके अच्छी तरीके से बैकग्राउंड्स के साथ जो हमारी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको दोबारा से सरफेस पर लाया जाए, उनको राइट डाउन किया जाए और लोगों को समझाया जाए. सो दिस इज़ द टॉपिक, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री. दैट मीन्स दोबारा से अपनी हिस्ट्री को सोचना, समझना, एनालाइज करना. Conclusion. Gandhiji channelized the anger against the colonial government into a common struggle for the freedom in the first half of the 20th century. He forged unity between the people, continuously tried to resolve differences and grievances, and tried not to alienate any kind of a group. ग्रीवेंसेस होता है अपनी परेशानियों को कन्वे करना. हाँ, एलिएनेट करने का मतलब होता है किसी को अलग रखना. Conflict and disunity was a result of these very efforts at times, but Gandhiji saw the emergence of a nation wanting to liberate itself from the colonial rule. उन्होंने पूरी तरह से कंट्री को तैयार कर दिया था कि अब हम अपनी कंट्री के लिए वॉइस को उठाएं, नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट बने और सक्सेसफुली अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकें. मैंने ये मैप स्पेशली ऐड किया है बिकॉज़ ये सबसे ईजीएस्ट वे है मैप वर्क में मार्क्स स्कोर करने का, क्योंकि हिस्ट्री का मैप हर हाल में आता ही आता है. तो आप इसमें से कुछ ही पॉइंट्स हैं, हार्डली आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एरियाज़ हैं, जिसमें से लास्ट ईयर तो लाहौर वॉज नॉट देयर. तो आप इन लिमिटेड से एरियाज़ को भी लर्न कर देते हैं तो आपका जो हिस्ट्री पोर्शन का मैप वर्क है वो कंफर्म हो जाता है and you score good marks in that part. So you should not leave the map work also. It is very very important. So it will give you good marks also. I hope this video found being very interesting to you all, और आपका कुछ ना कुछ इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा भी हुआ होगा. So I hope now go through the chapter again and find out notes and you will learn them in a good way. Have a nice day.